In the last class, we were seeing some trigonometric identities. सबसे पहले हमने देखा था sin square theta plus cos square theta equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये तो ऑलरेडी हमें पहले से आती थी. अब नई एक आइडेंटिटी सी की sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Next, cos 2 theta should be remembered as cos square theta minus sin square theta, and cos theta can be written in the form of sin theta. तो इन दोनों को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि this same thing can be written as 2 cos square theta minus 1 or 1 minus sin square theta. Just what we have done is, in making this identity, we have replaced cos square theta by 1 minus sin square theta, and in preparing this identity we have substituted cos square theta as 1 minus sin square theta, and for this we have substituted sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. So means we have to just remember this thing, and one thing we already know that sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. So these two identities are same, these three all are same. So just we have to remember cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. Okay, then we move to the next identity, sin a plus b. This is sin a cos b plus cos a sin b. Then sin a minus b. This is sin a cos b माइनस कॉस ए साइन बी. यहाँ पे बस माइनस का अंतर है इन दोनों में. ठीक है. फिर कॉस ए प्लस बी. कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. उल्टा चलता है कॉस में, कि कॉस में यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आ गया. ठीक है. कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ये आइडेंटिटी हमने रट ली. अच्छा, इन आइडेंटिटीज़ का फ़ायदा क्या होता है? जैसे साइन 75 डिग्री है तो इसको हम तोड़ के 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, और फिर आइडेंटिटी लगा देंगे तो इंडिविजुअली सबकी वैल्यूज़ हमें पता रहेंगी. तो हम ऐसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, साइन 22.5 की वैल्यू बता सकते हैं इक्वेशन फ्रेम करके, कि साइन 2 थीटा लिख लो यहाँ पे. साइन थीटा हो गया अपना एक्स, कॉस थीटा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. साइन 2 थीटा मतलब कि 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2. अब यहाँ से स्क्वायर करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्व कर लो. ठीक है. कुछ लंबा चला गया था ये क्वेश्चन. ठीक है. फिर नई आइडेंटिटी पढ़ी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन एक्स प्लस साइन बी. यहाँ पे ये एडिशन के फॉर्म में, एक साइन और दूसरा साइन प्लस में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2. ऐसे याद रखना है इसको. साइन सम बाई 2 एंड साइन डिफरेंस बाई 2. किसका सम? एक्स और वाई का, है ना. डिफरेंस किसका? एक्स और वाई का. सिमिलरली अगर साइन एक्स माइनस साइन वाई हो गया तो साइन में डिफरेंस आ जाएगा अब, और कॉस में सम आ जाएगा. देन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई. अब यहाँ पे थोड़ा इजी है इसको याद रखना, दोनों ही कॉस है. जैसे साइन ए माइनस साइन बी में एक साइन था एक कॉस था, साइन ए प्लस साइन बी में एक साइन था एक कॉस था, लेकिन कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों ही कॉस है यहाँ पे. अच्छा, आप सम बाई 2 डिफरेंस बाई 2 कहीं भी लिख दो, कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि दोनों ही कॉस है. सिमिलरली कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों ही साइन है ना. एक में सम बाई 2 एक में डिफरेंस बाई 2. बस एक चीज़ एडिशनल क्या याद रखनी है, यहाँ पे नेगेटिव लगाना है. तो कुछ ऐसे इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं. साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री. ठीक है. उसके बाद आ गए tan 2 थीटा. tan 2 थीटा इज नथिंग बट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. कैसे आ गया ये सॉल्व होके? साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा से रिप्लेस कर दिया tan 2 थीटा को. सिमिलरली tan a प्लस बी, नया फॉर्मूला. यहाँ पे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b. ऊपर क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में? सम, और नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट. इस फॉर्म में याद रख रहे हैं इसको. ऊपर है सम और नीचे है 1 माइनस प्रोडक्ट. ठीक है. तो गौर से याद रखना है कि जैसे प्लस आया यहाँ पे तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, लेकिन tan a माइनस भी आ जाए तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा. ठीक है. ये फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए फिर सारे.
सब बार बार लिख के देख लिए ताकि याद हो जाए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन, अगर साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा है सो इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा फंक्शन से। सिमिलरली टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ टेन थीटा, बट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, है ना, माइनस निकल नहीं पाता, वहीं डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये ASTC रूल के बहुत सारे एग्जांपल्स फिर से करके देख लिया, ऐसे सिचुएशंस लिखी हुई हैं। तो फिर आगे बेसिक ग्राफ पे सबसे पहले देखा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है ना। बाकी ग्राफ का स्लोप चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ और स्लोप है, यहाँ पे कुछ और स्लोप है, यहाँ पे कुछ और स्लोप है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का हर जगह एक ही स्लोप रहेगा, है ना। दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के स्लोप को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए का स्लोप ज़्यादा है बी से। ठीक है, तो इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्लोप, और इन अदर वर्ड स्लोप इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन उसका एक ही स्लोप रहेगा। अच्छा, स्लोप को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लाइन को खींचो, जो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है उसको थीटा बोल दो, तो स्लोप होगा टेन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो बताओ स्लोप कितना है, 10 30 डिग्री, तो 1/√3। 60 डिग्री दिया हुआ है तो 10 60 डिग्री √3। इधर पे 30 डिग्री दिया है लेकिन हमें तो पॉजिटिव के साथ देखना है, तो 150 डिग्री, तो 10 150 डिग्री कितना होगा, उसको लिखेंगे तोड़ के, 10 90 + 60 दैट इज माइनस कॉस 60, मतलब -1/√3। स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब है, स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल पहुंच गया है ना। अच्छा, किसी का स्लोप ज़ीरो है मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर किसी का स्लोप इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ऐसे सवाल आ गया, मान लो सपोज कि √3 स्लोप की एक लाइन बना दो, तो ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती है, सब यूनिक लाइन है। इसका मतलब हमें एक स्पेसिफिक लाइन डिफाइन करने के लिए उसकी एक और क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है, जो होती है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, लाइन खींची और जो उसने वाई एक्सिस पे कट किया है दैट इज कॉल्ड इट्स वाई इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन को एक कैरेक्टरिस्टिक उसका स्लोप और एक कैरेक्टरिस्टिक उसका वाई इंटरसेप्ट। अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने, y इज इक्वल्स टू 3x + 5, ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो स्लोप 3, 3 का स्लोप खींच दो, और वाई इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए, 5। तो यहाँ पहले 5 को पॉइंट किया और वहाँ से 3 का स्लोप खींच दिया, ये लाइन खींच गई। ऐसे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू √x - 7, तो वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है यहाँ से -7, तो -7 को मार्क किया। अब यहाँ से लाइन खींचनी है कितने एंगल पे, √3 होगा स्लोप किसके करस्पॉन्डिंग, 10 60 डिग्री होगा जब, तो मतलब कि 60 डिग्री वाली लाइन खींच दी, ये बन गया। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स मतलब कि उसमें y इंटरसेप्ट कितना है, 0, 0 मतलब ये पॉइंट मिल गया। स्लोप कितना है, m क्या है, 1 यहाँ पे, तो थीटा इज 45 डिग्री, तो 1 से 45 डिग्री वाली लाइन खींच दी, तो ये बन गई y इज इक्वल्स टू एक्स। सेम लाइन पे अगर y इज इक्वल्स टू 2x बनाना है तो y इंटरसेप्ट तो वही रहा 0, स्लोप हो गया 2, √3 की वैल्यू होती है 1.73, मतलब कि 60 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल होगा ये, तो y इज इक्वल्स टू 2x ऐसा खींच दिया। ठीक है, नेक्स्ट x - y इज इक्वल्स टू 7 इस फॉर्म में दिया है, तो पहले तो इसको रीअरेंज कर लिया, y इज इक्वल्स टू समथिंग, एक तरफ y लेके आना है तभी अपन mx + c वाले फॉर्म में जमा पाएंगे। फिर वहाँ से दिख गया m इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू -7, -7 पे पहुँचे और स्लोप 1 मतलब कि 45 डिग्री एंगल पे लाइन खींच दी। ठीक है, तो इतना देखा हमने लास्ट क्लास में। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे जो हमने इससे पहले जन्म में कभी नहीं पढ़ा। वो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो अब इसका बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे तुमने लिखा 7 + 5, तो यहाँ पे क्या किया, ये प्लस एक ऑपरेटर है, दिस इज
एन ऑपरेटर। इसको ध्यान से समझना, ये तुम समझ ही जाओगे एक ना एक दिन। अभी थोड़ा सा बस पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, जितने इजीली जितने जल्दी पैटर्न पकड़ोगे उतना जल्दी तुम्हें आसानी होगी। डिफरेंशिएशन का पूरा एक चैप्टर होगा 12th क्लास में, है ना। तो ये हम जस्ट बेसिक मैथ्स के लिए अभी बस तरीका सीख रहे हैं, टूल सीख रहे हैं। तो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तरीका समझो जो सिखाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7+5, तो प्लस का क्या मतलब होता था, एक ऑपरेटर था जो इस नंबर और इस नंबर को जोड़ देता था। कैसे जोड़ते थे हम नंबर को, ये 7 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें 5 जोड़ दिए, 1 2 3 4 5। तो ये 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर हम लिख देते थे 12। तो ये प्लस ऑपरेटर था। ऐसे मैथ्स में और भी ऑपरेटर होते हैं, 7-5, 7 में से 5 घटा दिए तो 2, ये एक ऑपरेटर था। ठीक है, 7/3, ये भी एक ऑपरेटर है। ये क्या करता है, इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, 7 को डिवाइड किया 3 से, 2.3333, ऐसे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, 2 3 6 1 0, ऐसे से लिख दिया। तो इसकी वैल्यू हमने ऑपरेट करके 2.33 लिख दी, है ना। ठीक है, और भी ऑपरेटर, जैसे ब्रैकेट वाला ऑपरेटर ऐसे लिखा है 3 3 4 5, मान लो ऐसे ऑपरेटर है। तो बोर्ड मास लगाया है यहाँ पे, इसको सॉल्व किया तो ये इसने कितना दिया, 20। फिर अगला ऑपरेटर यहाँ पे 3 है, फिर 3 और है यहाँ पे, तो 3 × 20 60, 60 × 3 180। तो इस चीज़ में हमने ये ब्रैकेट्स के ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू 180 निकाल दी, मतलब कि सम ऑपरेशन इज इन्वॉल्व। तो ऐसे ही हम एक नया ऑपरेटर सीखने वाले हैं अभी, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, उस ऑपरेटर का सिंबल होता है डिफरेंशिएशन इज एन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो कुछ कर देता है। जैसे ये सब मिलके कुछ कर देते हैं ना, फाइनल आंसर बना देते हैं। ऐसे डिफरेंशियल ऑपरेटर भी एक ऑपरेटर है, उसका सिंबल होता है d/dx। ठीक है, d/dx ऑफ समथिंग, यहाँ पे कुछ चीज़ आएगी और उसको ऑपरेट करके ये रिजल्ट बनाएगा, है ना। ये आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे एक कोई भी चीज़ आएगी, लेट से f(x), एक फंक्शन आएगा, है ना, या y आएगा। तो जैसे ऐसे सिम्बॉलिकली ऐसा लिखा हुआ है d/dx ऑफ y, तो मतलब हमने इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे शब्दों में कि वी आर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है d/d थीटा ऑफ z। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है d/d थीटा ऑफ साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के टर्म्स में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है d/dy ऑफ साइन थीटा, तो हो गया। कुछ और मान लेते हैं, लेट्स से कुछ भी एक फंक्शन है बड़ा सा, x² + 5x + 6। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो भी लिखा है अंदर, x² + 5x + 6 विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y है। तो ऊपर वाले जो बचपन से लेके अब तक हम एल्जेब्रिक सिंपल ऑपरेटर पढ़ते हुए आए थे, यहाँ पे सब कांस्टेंट इन्वॉल्व थे कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट बन के एक कांस्टेंट आ जा रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, ये बन के एक कांस्टेंट आ जा रहा है। लेकिन अब ये जो डिफरेंशिएशन वाला ऑपरेटर है,
यहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। देखो ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल है ना, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो आंसर भी एक वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। तो अपन एक नोट करके लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इन्वॉल्व्स ऑपरेशन of variable with respect to some other variable and the answer obtained may be a variable। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम कांस्टेंट से डील नहीं कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ वेरिएबल्स, है ना। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं, y भी एक वेरिएबल है। तो ये डिफरेंशिएशन ये काम करता है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से बोलना है इसको, कि ऐसे लिखा हुआ है कहीं भी डी जेड बाई डी थीटा, तो इसका मतलब क्या है, वी आर डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। या कहीं पे इसका उल्टा ऐसा लिख के जाए डी बाई डी थीटा बाई डी जेड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, है ना। इन सब चीज़ों का मतलब समझेंगे अपन कि ये क्या होता है एक्चुअली में डिफरेंशिएशन, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन अभी हम बस इससे फेमिलियर होना चाहते हैं, तो ये सब टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसको बाउंसर जा रहा है एकदम? किसको लग रहा है कि वी आर स्टडिंग सम एलियन थिंग? सर मुझे सिया? मुझे भी सब सबको ही लग रहा होगा सर। हाँ, लेकिन अभी तो मैं ये समझ में आ रहा है इस आइलैंड के रूल क्या है। इस आइलैंड के रूल है कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक ऑपरेटर है और यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, इस एफ को डिफ्रेंशिएट करेगा। अभी वो क्या आएगा वो मैं बताऊंगा आंसर अभी, बस जस्ट अब अपन केवल अभी नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, नथिंग एल्स। मीन्स यू हैव, अगर ये तुम्हारे सामने लिखा आ जाए ये वाली चीज़, तो तुम्हें बस इतना बोलना है कि वी आर डिफ्रेंशिएटिंग एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो यू आर डिफ्रेंशिएटिंग एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं इस ऑपरेटर के, तो अब सबसे पहले अपन वो रूल्स पढ़ते हैं तो तुम्हें मज़ा आएगा। तो लिखो नेक्स्ट, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब वंस तुम्हें डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया तो ये सबसे इजी चीज़ है। अच्छा, मान लो हमारे पास पहला रूल, हमें डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 5 ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे, तो हम इस ऑपरेटर का आंसर क्या लिखेंगे, इस ऑपरेशन का आंसर लिखेंगे कि वी आर डिफरेंशिएटिंग, मतलब ये बस अपन आखिरी बार लिख रहे हैं, इसके बाद ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ या डी बाई डी वाई ऑफ 37.5। तो 37.5 क्या कांस्टेंट है? तो हाँ भाई कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो। अगर कांस्टेंट के आगे ये ऑपरेटर लगा दिया तो वो ऑपरेशन करके ज़ीरो दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई अभी, मतलब धीरे धीरे अपन रूल्स रखते रखते आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ, कांस्टेंट ना लेते हुए अपन अब लेते हैं x की पावर n। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसको, कि हमारे पास एक फंक्शन है जो है x की पावर n, उसका डिफरेंशिएशन करना है।
तो यहाँ पे n जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और x की जो पावर है n उसमें एक कम हो जाएगा n-1। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोला जाए, बताओ डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x की पावर 5। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, 5 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा x के बाहर, ये n यहाँ पे क्या है 5, तो 5 और x की पावर में एक 5 में से एक कम हो जाएगा 5-1, तो ये हो गया 5 x की पावर 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखते जाओ धीरे धीरे। x की पावर 7 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 7 उछल के यहाँ जाएगा बाहर, x की पावर 7 थी, 7 में से एक कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 x की पावर 6। ठीक है, अब बताओ, मैं एक एक करके सबसे एक एक क्वेश्चन पूछता जाता हूँ। फर्स्ट अमोघ, इसका आंसर बताओ, x की पावर 27 है, ये क्या होगा? हेलो हेलो, क्या सर, x की पावर 27? हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सर 27 x टू द पावर ऑफ 26। x टू द पावर 26, ये समझ में आया सबको कैसे किया? कुछ नहीं, बस वही रूल लगाया कि 27 उछल के यहाँ पे आ गया, x की पावर 26। ठीक है अक्षत, नेक्स्ट तुम्हारा ये सवाल, d/dx ऑफ 5 इंटू एक्स की पावर 3, 5x³ लिखा है यहाँ पे, इसका डिफ्रेंशिएशन बताना है। So 3 5x square, हाँ फिर से बोलो अक्षत। 15x square, तो देखो 3 उछल के यहाँ पहुँच जाएगा और 5 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, तो 5 इंटू 3, एक्स की पावर 3 में से एक कम हो जाएगा, तो 3-1, ये होगा 15x²। ठीक है, अब नेक्स्ट दिव्या, ये बताओ d/dx ऑफ x की पावर -7, x की पावर -7 का डिफ्रेंशिएशन बताना है। सर -7 x की पावर -8। x की पावर -7 में से एक और कम कर दिया, तो -7 x की पावर -8, एकदम सही। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? नमन, ये बताओ अब तुम, d/dx ऑफ 5x की पावर -2। नमन, क्या तुम तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही सर। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन बताना है, 5 इंटू एक्स की पावर -2, इसका डिफ्रेंशिएशन बताना है, ये रूल अप्लाई करके जो अपन देखते हुए आ रहे हैं। सर -10x। -10 और x से क्या करना है, x की जो भी पावर चढ़ी हुई है उसमें एक पावर कम करना है, तो -2 -1, तो ये होगा -10 x की पावर -3, है ना, -10/x³, ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट नंदिनी, ये बताओ, 10 d/dx ऑफ x है, केवल x का डिफ्रेंशिएशन करना है। x to the power -1। x टू द पावर -1, तो देखो x क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, x की पावर इज़ 1, तो पहले 1 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1, फिर जो भी x की पावर है उसमें से एक कम करना है, 1-1, ये कितना हुआ, x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ x इज़ 1 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है नंदिनी? एक और क्वेश्चन का आंसर दो अगर समझ में आया तो, d/dx ऑफ x की पावर -5,
-5 x to the power -6. हाँ, x -5 x to the power -6. गुड. नेक्स्ट. सिया, इसका आंसर बताओ. d/dx ऑफ x की पावर -1 -5 इंटू एक्स की पावर -1. इसका आंसर बताना है. Sir, minus एक सेकंड 0 जीरो. जीरो क्यों? हाँ सर नहीं -2 5 5 x to the power -2. एक्स पे पावर -2. बिल्कुल सही. ये 5/x² भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है. लास्ट. अच्छा कुणाल, d/dx ऑफ 27x³. इसका आंसर बताओ. सर 81x². 81x². ठीक है. तो अब ये रूल मेरे ख्याल से सब बच्चों को एकदम समझ में आ गया है. अब इसको एक्सटेंड करते हैं. मान लो सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए अपने सामने. यहाँ पे क्या कर रहे थे हम. इन सभी में एक पैटर्न तुम्हें बताता हूँ मैं. इन सभी सिचुएशंस में कि जिनका भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे जिन भी चीज़ों का. जैसे पहले में हमने यहाँ पे x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया. किसके टर्म्स में? विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये पूरा का पूरा किस में था? वेरिएबल. दिस वाज वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x. इसलिए हमने धड़ाम से ये आंसर लिख दिया. ठीक है. अगले में भी केवल x ही वेरिएबल था तो धड़ाम से ये आंसर लिख दिया. अगले में भी पूरा x में वेरिएबल था. अगले में भी x में वेरिएबल था. देयर वाज जस्ट x इन्वॉल्व एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सब में x था और डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू x था. यहाँ पे भी x था, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x था. यहाँ पे भी x का फंक्शन था, यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू x था. लेकिन मान लो सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए कभी हमारे सामने कि d/dx ऑफ y³. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? अब जो पहला इंट्यूशन बोल रहा है कि इसका आंसर लिख दो 3y². ये तो करेंगे ही. लेकिन अब क्या, ये y और x वेरिएबल अलग अलग है तो इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे अपन dy/dx. ये समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल दूंगा इसका. डोंट वरी अबाउट दिस. तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल अलग है, पहले तो सबसे पहले मैं इस पे फोकस करवाना चाहता हूँ तुम्हें कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग अलग है. एक y है और एक x है. तो ऑपरेटर उस y को डिफरेंशिएट करके 3y² लिख देगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन साथ में एक एडिशनल टर्म भी आ जाएगी dy/dx. क्यों? क्योंकि ये y का डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू x. ये समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे सामने आ गया सिचुएशन d/d थीटा ऑफ लिखा हुआ है x³. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करो, इस x³ का डिफरेंशिएशन कर दो 3x². तो अब चेक करो ये दोनों सेम वेरिएबल है क्या, x और थीटा? नहीं. तो अब क्या करना है? अब एक एडिशनल टर्म मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज d/d थीटा ऑफ x. ठीक है. बस इतना करना है. ठीक है. अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सा रूल. नेक्स्ट रूल. इसमें इसको शब्दों में भी नोट कर लो. दीज टू एग्जाम्पल्स shows that when the variable which is getting differentiated is different from the variable with respect to which we are differentiating, then additional dy/dx or
dx by d theta must be multiplied. अभी बस लिख लो इसको, ये तुम बहुत इजीली समझ जाओगे जब अपने सामने सिचुएशन आएगी। मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। इसको बस अभी लिखो, मैं बस एग्जांपल बताऊंगा अभी इसका। ठीक है, एक नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं अपन छोटा सा। जैसे कोई फंक्शन सम या डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है f और g, अब उन दोनों का कलेक्टिवली हमें डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स। तो इसका मतलब इसका कलेक्टिवली डिफरेंशिएशन कर दो df बाई डी एक्स, प्लस माइनस इसका अलग से इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर दो dg बाई डी एक्स। कहने का मतलब एग्जांपल, जैसे हमारे सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 7x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ। तब क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो d बाई डी एक्स ऑफ 7x क्यूब। ठीक है, तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या लिखा, पहले का डिफरेंशिएशन लिखा x की पावर 2 है तो उछल के बाहर आया 2x, 2 माइनस 1 तो पावर बची 1, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 7 उछल के मल्टीप्लाई होकर 7 में मल्टीप्लाई हो गया, 3 7 21, x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो गया इसका 2x प्लस सर 21x स्क्वायर। हाँ अक्षर, सर ये वाला रूल फिर से रिपीट कर दो। देखो ये कहने का मतलब क्या कि जैसे ऊपर क्या एक एक चीज़ थी अपने पास, अभी तक जितने एग्जाम्पल किए हमने, यहाँ पे ये सब एक एक फंक्शन थे हमारे पास, केवल एक चीज़ लिखी हुई है, एक टर्म लिखी हुई है ना। लेकिन मान लो सपोज दो टर्म आ जाए कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, दो टर्म लिखी आ गई, तो क्या करो, कुछ नहीं, इंडिविजुअली दोनों का करो और दोनों का सम कर दो। इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया। अभी के अभी सबको समझ के अभी के अभी आगे बढ़ना है ना। ऐसा मत सोचना कि बाद में सोचेंगे कि अभी तो हाँ कर दो, बाद में सोचा जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें 100 एग्जाम्पल कराऊंगा एक छोटी सी चीज़ के, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा 100%। तो ऐसा मत सोचना कि सर एक बार फिर से समझ। हाँ देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अब इसका, कि जैसे मान लो सपोज ऐसी सिचुएशन आ गई अपने पास कि नीड टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो यहाँ पे 3 टर्म लिखी हुई हैं, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, इसका कलेक्टिवली हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या करो, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर इसका कर दो इंडिविजुअली, इसका कर दो, मतलब भूल जाओ कि ये तीनों एक साथ लिखी हुई हैं, अलग अलग मान लो और सॉल्व कर दो। तो पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स की पावर 5 पे ऑपरेशन लगाया तो ये क्या बना 5x की पावर 4, एक्स स्क्वायर पे ऑपरेशन लगाया तो ये क्या बना 2x, इस पे x पे ऑपरेशन लगाया तो ये क्या बना 1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 5x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, है ना। बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता रहा हूँ मैं इसमें कि अगर तीनों जैसे सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हम कुछ नहीं उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे धीरे धीरे एक बार फिर से करते हैं, मैं बहुत तेज़ी से बोल गया, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं कि जैसे ये x की पावर 5 है, x की पावर 5 में क्या 5 ऐसे उछल के इधर आएगा तो ये 5, x की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज़ 4, इसका काम हो गया डन। ठीक है, फिर अगले में प्लस, इसका 2 उछल के यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होके 2, फिर x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, इसका काम हो गया। तीसरा आखिरी x की पावर 1 बचा, 1 उछल के आएगा मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हो जाएगा 1,
फिर x की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, x की पावर 0 इज 1, है ना। तो फाइनल आंसर अपन लिख देंगे इसका 5x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। यह है समझ में। ठीक है, अब अपन अपना वोकेबुलरी और बढ़ाते हैं, मतलब एक दो फॉर्मूलेज और सीखते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर ऐसे लिखा हो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो याद रखना ये बहुत फेमस फार्मूला है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कोई पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, सर आपकी हाँ आवाज़ आ रही है अक्षत? हाँ अब आ रही है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये चीज़ हमें याद रखनी है ना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, साइन हो गया कॉस हो गया, अब टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये याद रखना है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे सामने अब एक एग्जांपल आ गया कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स, सॉरी माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग, इसका अलग करना शुरू कर दिया। पहले का डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे, फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर माइनस है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, फॉर्मूला पता है अपन को, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये बन गया कॉस एक्स, दिस इज डन। फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये डन। फिर माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो दिस इज डन। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, है ना। एक और एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बस कुछ नहीं, शुरू हो जाते हैं। तीन टर्म है, एडिशन में लिखी हुई है, 1 2 3, तो इसको सॉल्व किया, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ना, बार बार वो सब इतना बड़ा नहीं लिखना है। पहले इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, 2x। 5x का डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन 5 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो प्लस 5। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन का होगा क्या, बहुत कुछ होगा, मतलब इससे हम बहुत सारी चीज़ें लिख पाएंगे। अब मान लो सपोज, अब ध्यान से देखना, अब नई चीज़, यहाँ तक कुछ लग रहा है पैटर्न में, सिया, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न?
यस सर। ठीक है, तो सर अब हाँ अक्षत, अब वो ऊपर क्वेश्चन में d/dx ऑफ 5x 0 होना चाहिए ना? अब अच्छे से देख लेते हैं। 5x को देखो, 1 होना चाहिए। तो 5x की पावर 1 लिखा हुआ है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो 5 को तो कुछ नहीं होगा, 5 को बाहर ले लो डिफरेंशिएशन से, कांस्टेंट है और वेरिएबल है तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता कैलकुलेशन में। ठीक है, अब क्या, x की पावर 1 है तो 1 उछल के यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब x की पावर जो भी है उससे एक घटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 1 माइनस 1 हुआ 0, तो ये हुआ 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 1 होता है, इसको 0 तो नहीं समझते तुम, ये 0 नहीं है, ये 1 है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये 5। अक्षर समझ में आया ये? सर ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 4 sin x माइनस 2/x। अब इसको हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू। तो शुरू हो जाओ, दो अलग फंक्शन दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं, 4 ऐसा कैसा लिखा रहने दो। फिर पहुंचो अंदर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, अब ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है -2/x। तो इसको शॉर्ट में देखो, दिस इज़ नथिंग बट, ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स की पावर -1। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे अगर अपन, तो ये -1 इधर आएगा और -1 में से एक पावर और कम हो जाएगी, तो इट विल बी -2x टू द पावर -2। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा -2x की पावर -2। तो ये हुआ अपना 4 cos x माइनस 2/x²। अच्छा, माइनस आया, एक माइनस और था तो प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ इस वाले को, कोई तो बोलो। नो नहीं सर, सर, आ गया। आ गया? ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। डिफरेंशिएट, ये तुम्हें सॉल्व करना है ना, आंसर बताना सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में, इसको सॉल्व करना, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ऐसे लिखा हुआ है, मान लो सपोज x³ माइनस 5x² -2, इसको डिफरेंशिएट करना है, आंसर बताना है अब तुम्हें। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम। तो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2। तो अब नवींद्र ने थोड़ा गलत आंसर बोल दिया। माइनस -2 माइनस क्या सिया, माइनस क्या आएगा, 0। -0। तो सिया ने एकदम सही आंसर बोला। तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², दूसरे का डिफरेंशिएशन 2 उछल के यहाँ पे आया, ये माइनस तो माइनस लिखा ही है, तो -10x। और 2 का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको अब -0 लिखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो इसको, 3x² माइनस 10x। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ज़रा लेवल अप करते हैं, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लो सपोज ऐसे पूछ लिया जाए हमसे, d/dx ऑफ 2x + 5 की पावर 7। ठीक है, तो अब तो फॉर्मूला गड़बड़ा गया अपना, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला ही नहीं सीखा हमने। हम तो इसके लिए जानते हैं फॉर्मूला लिखना, कि d/dx ऑफ x की पावर 7 होता अगर, तो इसको धड़ाम से हम लिख देते 7x टू द पावर 6। तो इसका क्या करें, तो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब इसका एज सच तो कोई फॉर्मूला नहीं जानते यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो सपोज इसको हम मान लेते हैं y, लेट्स से दिस इज़ y। तो अब ये फॉर्मूला हमारा कैसा बन गया, ध्यान से देखते हैं ना। ये समझ में नहीं आया तो इसको मैं 2-3 बार फिर रिपीट करूँगा, लेकिन तुम कोशिश करो कि फर्स्ट टाइम में तुम पकड़ते जाओ। सबसे पहले ये डिलेमा पकड़ने की कोशिश करो। डिलेमा क्या है,
डिलेमा है कि ये फंक्शन अगर ऐसा सिंपल होता है x की पावर 7 तो हम ये आंसर लिख देते, लेकिन अब ये x की पावर 7 नहीं है, ये 2x प्लस 5 की पावर 7 है। दैट इज़ नॉट x, 2x प्लस 5 इज़ नॉट x, है ना। तो अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, एक दिमाग हमारा ऐसा बोल रहा होगा कि इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 5 7 यहाँ ले आओ और इसकी पावर 6 उतार दो, मतलब x का काम जो यहाँ जो चीज़ कर रही थी वो x का काम ये वाली चीज़ कर रही है, तो बस इसमें लगा दो फॉर्मूला, 7 यहाँ ले आओ, 2x प्लस 5 की पावर 6 ऐसा कर दो। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 2x प्लस 5 इज़ नॉट x, वी हैव लर्न दिस फॉर्मूला ओनली फॉर x। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको y मान लेते हैं। तो अगर ये y हो गया, सो दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ y की पावर 7। अब इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं 7 y की पावर 6, और अब ये वेरिएबल अलग अलग है, y इज़ अलग, x इज़ अलग, तो एक एडिशनल टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज़ व्हाट, dx dy बाई डी एक्स। ये आंसर होगा इसका, ये समझ में आया। अब y तो हमने अज्यूम किया है, y किया है हमने अज्यूम, तो लिखो ये y की जगह तो सब्सटीट्यूट कर देंगे, व्हाट इज़ y, y इज़ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। अब इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हैं, सो इट विल बी 2 केवल 2, है ना, और 5 का डिफ्रेंसिएशन तो 0, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया 2 के बराबर। तो फाइनल आंसर अपन इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे x के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी 7, y की जगह रख दो, y क्या है, y है 2x प्लस 5, तो ये हुआ 2x प्लस 5 की पावर 6, और dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, dy बाई का डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है 2, तो द आंसर विल बी 14 2x प्लस 5 की पावर 6। ये समझ में आ रहा है। अंदर फंक्शन अगर x नहीं है, कुछ हाइब्रिड फंक्शन है x के फॉर्म में, तो फिर अपन ऐसा नोन फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ इसको। लेट्स से ऐसे दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। तो अब अगर ऐसा होता अपने पास डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्यूब, तो हम क्या आंसर लिख देते उसका, डी थीटा की पावर 2, है ना। लेकिन अब ये थीटा तो नहीं है, ना ही एक्स है, कुछ अजीब सा फंक्शन है ये, तो सबसे पहले इसको मान लो y, तो क्या किया, y एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई, सो द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू, क्वेश्चन अपना किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। अब इसका क्या करना है, इसका फॉर्मूला जानते हैं, 3y स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन डिलेमा क्या है भाई, y और x अलग अलग वेरिएबल है, तो एक नई चीज़ क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, dy बाई डी एक्स। अब ये आंसर है अपना, अब y को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि y तो हमने कुछ माना था, तो यहाँ से देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया डिफ्रेंसिएशन वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से ये डिफ्रेंसिएशन आया क्या, 2x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो यहाँ से मिला अपन को डी वाई बाई डी एक्स इज 2x, तो ये वाली चीज़ हो गई 2x, और ये वाली चीज़ क्या है, वाई स्क्वायर इज नथिंग बट इस चीज़ का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर होगा इसका 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, और अच्छे से लिखना है तो 2 इंटू 3 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा। सर एक बार जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली थी वो रिपीट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य है कि इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो उसके लिए हमने अपना फंक्शन देखा कि हमने क्या माना था, y को माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन लगा दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई
इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, जो भी लिखा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ 2x, और 1 का डिफ्रेंसिएशन हुआ 0। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स के क्या लिख देंगे, 2x। आया समझ में? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है, मान लो सपोज फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इस चीज का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। अच्छा, साइन, हाँ अक्षत क्या बोल रहे हो? ऊपर वाले में फिर से रिपीट एक्स एक स्क्वायर बार। -1 का जब किया था। हाँ, एक्स स्क्वायर -1 का किया था, तो -1 का क्या हुआ? -1 क्योंकि कांस्टेंट है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, हाँ 0। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था 2x + 0 एंड दैट इज नथिंग बट 2x। ओके सर। ये समझ में आ रहा है? 1 कहाँ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। अभी क्या भले ही सिंपल चीज़ है, लेकिन ये तुम्हें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल आने दो दिमाग में। तो मैं क्या सब बताते जाऊंगा तो सब कुछ के लिए बहुत सिंपल चीज़ है ये। वंस यू आर, एकदम गाड़ी चलाने जैसा है कि जब तुम गाड़ी सीख रहे होते हो तब तुम्हें डिफ़िकल्टी होती है कि ब्रेक कहाँ है, कोऑर्डिनेशन करने में कि ब्रेक कहाँ पे है, रेस कहाँ पर है। लेकिन वंस यू आर कंफर्टेबल, तुम्हें कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, तुम लिखते जाओगे। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहे हैं, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बोलते जाओ बस तुम। ये तुम 2 दिन के अंदर सीख जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो बस सीखते जाओ अभी। रोकते जाओ मुझे, टोकते जाओ कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, तो मैं सब एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ हमारे सामने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या फॉर्मूलाज जानते हैं, हम एक फॉर्मूला ऐसा जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी जानते हैं, एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। तो अब ना तो ये एक्स स्क्वायर है, ना तो ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अरे ये कुछ हाइब्रिड फंक्शन बन गया जिसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, है ना। वी डोंट नो एनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हेलो सर। हाँ नवीन, सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ कट रही है। या शायद मुझे ही नहीं आ रही है। नहीं सर, आवाज कट रही है सही में। आवाज़ मेरे को भी नहीं आ रही सर। अच्छा, एक बार मैं कॉल ड्रॉप करके फिर से कनेक्ट होता हूँ। अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, अक्षत, नवींद्र, नमन? सर आवाज अभी फिलहाल तो आ रही है सर। ठीक है, कुछ भी डिस्ट्रप्शन हो, मेरी आवाज़ क्लियर ना पहुँचे तो मेरे को बताना, तो मैं कॉल ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन कर लूँगा। और तुम्हें भी अगर जैसे इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को आवाज़ अगर ढंग से नहीं आ रही है तो वो भी कॉल ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन कर सकता है, बोल के कि आई एम री ज्वाइनिंग दिस। ठीक है, अपन आ जाते हैं वापस। लेट मी शेयर द फिर से स्क्रीन। अटक गई शायद। फिर से अटक गई। हाँ सर, फिर से अटक गई। एक बार तुम लोग भी जिन जिन के अटक रही है वो लोग रीज्वाइन कर लो।
now you will be able to see the screen. I think स्क्रीन दिख रही होगी अब। कुणाल स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. अच्छा, हाँ सर। नंदिनी। तो अब आ जाते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे। जैसे हमें सिचुएशन दी हुई है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, साइन स्क्वायर एक्स का। तो सबसे पहले तो डिलेमा क्या हुआ हमें, हम तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं या एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते नहीं हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, साइन एक्स को हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। लेट्स अज्यूम साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो ये फंक्शन हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास जो सिचुएशन है वो बन गई डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका आंसर पता है हमें, इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा 2t, है ना, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। लेकिन बट क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल नहीं है, हमें डी टी बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा। तो इसके साथ एक नई टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, t इज साइन एक्स, so what will be dt by dx? dt by dx means sin x का डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं cos x, तो इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे cos x से। एंड 2t, t की जगह क्या रखना है, t की जगह sin x रखना है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 2 sin x इंटू cos x। ये समझ में आ रहा है? तो अब इतना बड़ा प्रोसेस हम एकदम क्विकली दिमाग में करना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं इसका, है ना। तो इसकी प्रोसेस पकड़ते हैं कि असलियत में हमने क्या किया। तो सारे क्वेश्चंस जो ये वेरिएबल वाले हैं इनको रिविजिट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, 2x प्लस 5 की पावर 7। ठीक है, 2x प्लस 5 की पावर 7। इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर ऐसे लिखना है कि 2x प्लस 5 की पावर 7, तो जो भी चीज़ है इसके ऊपर उसकी पावर 7 चढ़ी है, तो हम आंसर कुछ इसका ऐसा लिखेंगे। इसका आंसर होगा, जो भी हम फॉर्मूला जानते हैं 7, जो भी चीज़ लिखी हो इसकी पावर 6, ये यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी 2x माइनस 5। ठीक है, और जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका भी डिफ्रेंसिएशन कर दो एक बार, और उसका डिफ्रेंसिएशन क्या है 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर यही आया था अपना। किधर गया ये, एक एडिशनल 2 मल्टीप्लाई हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। तो इसको क्या करो, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से 3, जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, और अंदर पहुंच के इस चीज़ का भी डिफ्रेंसिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x। तो ये आंसर हो गया इसका, है ना। अब यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर का सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन कर दो। स्क्वायर में 2 बाहर आया, जो भी लिखा हुआ है अंदर उसकी पावर 2 माइनस 1 मतलब कि 1। अंदर क्या है, साइन एक्स, और जो भी अंदर है उसका भी डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। तो आंसर विल बी 2 sin x cos x. So this mark us to the chain rule. ये जो हमने किया चेन में डिफरेंशिएशन, सबको अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, इसको समझ रहे हैं अब अपन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको अच्छे से नोट कर रहे हैं। जैसे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ये फंक्शंस के अंदर फंक्शन घुसे हुए हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ था साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट समथिंग वाई का स्क्वायर। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। हमारा उद्देश्य था साइन एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, तो पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो क्या किया, 2y, और फिर जो अंदर लिखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो आंसर विल बी 2 साइन
एक्स कॉस एक्स, चेन रूल लगा दिया। तो मतलब इसको हम अच्छे से नोट कर लेते हैं, बस एक बार तुम नोट कर लो और मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे हमें कुछ फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा के दिया हुआ है, इसको समराइज कर रहे हैं जो ऊपर देखा हमने कि f के अंदर j दिया हुआ है और उसके अंदर h दिया हुआ है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले दो ही फंक्शन लेते हैं ना, चलो सिंप्लिसिटी के लिए। ऐसे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी। तो सबसे पहले तो जो बाहर वाला फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। बाहर वाला फंक्शन मतलब कि जो सबसे हम पकड़ पा रहे हैं कि किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी। उसके बाद अंदर घुस जाओ, जी का डिफ्रेंसिएशन भी कर दो मल्टीप्लाई करके, डी जी बाय डी एक्स। यहाँ पर छोड़ दो सवाल को। अगर 3 के कंपोजिशन में दिया है तो जैसे 3 फंक्शन घुसा के दिए हुए अंदर, ये सब मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आएगा, अभी बस लिख लो इसको। एफ ऑफ जी ऑफ एच, 3 फंक्शन दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे चेन लगाओ, सबसे पहले एफ का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, जो भी एफ है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। फिर एच जी का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एफ डी एक्स ऑफ जी। फिर एच का डिफ्रेंसिएशन जो भी है यहाँ पे डी बाय डी एक्स ऑफ एच, है ना। जितने भी फंक्शंस कंपोजिशन में लगे हुए उतने बार डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। जैसे आ जाओ आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा तुम्हें कि जैसे ऐसे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो अब साइन एक्स का जानते हैं हम, साइन 3x का कोई फॉर्मूला नहीं जानते तो कोई बात नहीं, साइन एक्स का तो जानते हैं ना। साइन एक्स का फॉर्मूला लिख के इसको सबसे पहले लिख दो। साइन एक्स के अंदर क्या घुसा हुआ है, साइन एक्स के अंदर 3x घुसा हुआ है। तो सबसे पहले साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस 3x, ठीक है। अब इसके अंदर जो घुसा हुआ है उसका भी डिफ्रेंसिएशन कर दो मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके 3x का डिफ्रेंसिएशन, 3x का डिफ्रेंसिएशन 3, तो आंसर क्या होगा इसका 3 cos x, नहीं 3 cos 3x। ये समझ में आ रहा है क्या किया, वही ऊपर वाली चीज़ है, बस करते गए। और मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ तो हमें समझ में आएगा। ऐसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 5x प्लस 7, 5x स्क्वायर प्लस 7, इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन लिखना है। तो अब देखो किसके अंदर कौन सा फंक्शन घुसा हुआ है, cos x के अंदर, cos x के अंदर ये वाला फंक्शन घुसा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7। तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, cos का, सब भूलते हुए कि उसके अंदर क्या है, cos का डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, माइनस साइन जो भी लिखा है वही आएगा आर्ग्यूमेंट में। वो कितना है 5x स्क्वायर प्लस 7। अच्छा केवल x होता तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, लेकिन x नहीं है, ये इतना बड़ा ये लिखा हुआ है, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर दो। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 10x, 7 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो कुल मिला के ये 10x बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया माइनस 10x साइन 5x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि हमें फंक्शन के अंदर घुस जाना है अगर कॉम्प्लेक्स ऐसे कंपोजिशन में दिए हुए फंक्शन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसका आंसर तुम्हें बताना है। ऐसे लिखा हुआ है, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इन 10 के अंदर लिखा हुआ है 10 ऑफ साइन एक्स, ठीक है। 10 का आर्ग्यूमेंट थीटा नहीं है, 10 का आर्ग्यूमेंट ही साइन एक्स है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मतलब कि वो एंगल जो लगते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो शुरू हो जाओ। सबसे पहले तो 10 के अंदर क्या भूल जाओ उससे, जो भी है ना। ऐसे मान लो उसको 10 के अंदर कुछ भी है, ठीक है। 10 के अंदर कुछ भी है, उसका 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर समथिंग। 10 समथिंग का डिफ्रेंसिएशन इज सेक स्क्वायर समथिंग। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन लिख दो। तो क्या हुआ, वो सेक स्क्वायर समथिंग जो भी है वो लिख दो यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। अब उस समथिंग का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस समथिंग का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इस पूरी चीज़ में मल्टीप्लाई करना है
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन दैट इज कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर साइन एक्स। ये समझ में आ रहा है? चेन रूल, वी आर अप्लाइंग अ चेन। दिस इज differentiation of f df by dx and this is differentiation of g dg by dx। पहले f का डिफरेंशिएशन फिर g का डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि f g के अंदर घुसा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, मान लो फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, तो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हाँ, क्या समझ में नहीं आया अक्षर? ये पूरा रूल ही समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, फिर से एक बार समझो इसको कि ऐसे दिया हुआ है कंपोजिशन में। कंपोजिशन समझ में आया? कंपोजिशन का क्या मतलब है कि केवल x नहीं लिखा हुआ है, केवल एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, साइन एक्स नहीं लिखा हुआ है, बट इनका कुछ हाइब्रिड लिखा हुआ है। मतलब कि साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या साइन कॉस एक्स लिखा हुआ है ना। दीज आर हाइब्रिड फंक्शन, दीज आर कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा घुसा दिया। ये समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कंपोजिट फंक्शन है तो हमें वहाँ पे चेन रूल लगाना है। चेन रूल मतलब कि पहले f का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय g का डिफरेंशिएशन। अब ये समझ में नहीं आएगा इसको अगर हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। इस पे आ जाओ तुम तो, फॉर इस पे साइन 3x में क्या है, हमने साइन के अंदर 3x लगा दिया है, मतलब ये f है और ये g है। तो सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन लिख दो। साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस x। x नहीं था वहाँ पे, 3x था, तो यहाँ 3x आएगा। उसके बाद फिर g का डिफरेंशिएशन कर दो। g का डिफरेंशिएशन क्या है? 3। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 3 cos 3x। अगले सवाल में ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे cos 5x स्क्वायर प्लस 7 दिया हुआ है, मतलब कि cos के अंदर कुछ कंपोजिशन कर दिया गया है, cos इंटू समथिंग। तो मतलब ये वाला फंक्शन है f और ये वाला फंक्शन है g, जो कि है 5x स्क्वायर प्लस 7। तो पहले f का डिफरेंशिएशन करो। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। माइनस साइन के अंदर जो भी है वो लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद g का डिफरेंशिएशन 5x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे g का डिफरेंशिएशन 5x स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन, ये क्या हुआ? 10x। तो ये आंसर होगा फाइनली। ये समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखा अपन ने, tan ऑफ sin x। तो यहाँ पे f क्या है? f है 10 और 10 के अंदर घुसा हुआ फंक्शन है sin x। तो मतलब ये है हमारा f, ये है हमारा g। पहले f का डिफरेंशिएशन, f का डिफरेंशिएशन साइन 10x का डिफरेंशिएशन होता है 10 sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिखा हमने sec स्क्वायर x। अब x तो नहीं है वहाँ, sin x है, तो sin x लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर g का डिफरेंशिएशन, g क्या है यहाँ पे? sin x। sin x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? cos x। तो ये आंसर हो गया, है ना? ये समझ में आ रहा है अभी? यस सर, यस सर। ठीक है, अब जैसे एक और फंक्शन देखा हमने, कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही हमको चमक के आया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है। तो मतलब ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है? ये वाली चीज़ लिखी हुई है डी बाई डी एक्स ऑफ 1। 1 क्या है? 1 तो कांस्टेंट है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं इसके चेन रूल के। 3 फंक्शन लगाता हूँ मैं अंदर, 3 फंक्शन भरता हूँ। ठीक है, लेट्स से एक अपने पास ऐसी सिचुएशन है कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसा लिखता हूँ, साइन और इसके अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्यूब। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने कंपोजिशंस हैं यहाँ पे। तो
ठीक है, कर लेते हैं। ये हमारा ऐसे लिखा हुआ है समथिंग साइन एक्स, एक हम ये फंक्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक जो ये फंक्शन है साइन वाला, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा। हमने एक साइन थीटा फंक्शन अज्यूम कर लिया कि ये एफ है। अब थीटा क्या है, थीटा को देखो, थीटा को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। थीटा क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, है ना। तो थीटा अपने आप में एक कंपोजिशन है, थीटा के अंदर है समथिंग का क्यूब, और वो समथिंग भी प्लेन एक्स नहीं है, वो समथिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो अब अपन क्या करें, मान लो सपोज इसको मान लिया इसको अल्फा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो थीटा क्या है, थीटा है अल्फा क्यूब। तो ये फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फा क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, ये हमारा एफ है। उसके बाद फिर अल्फा क्यूब एक फंक्शन है, वो जी है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फाइनली अल्फा बचा, अल्फा क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बोल देते हैं एच, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले मैं ये सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इसमें तीन फंक्शन एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, शुरू हो जाओ। सबसे पहले ये तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि सबसे बाहर वाला जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, उसके अंदर है फिर कुछ। अब वो ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हमने यस सर। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि भूल जाओ इसको, तो तुम जो भी है साइन है। तो अब पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं अपन, एकदम क्रूड भाषा में समझ रहे हैं अपन, है ना। तो अगर ये कंपोजिशन सब नहीं फील हो रही है कि क्या है एफ एफ, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप शुरू हो जाओ। कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमने कि ये है हमारे पास पहला फंक्शन, सबसे बाहर वाला फंक्शन साइन एक्स, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं अपन, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, और जो भी चीज़ लिखी है उसके अंदर वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर पहुँचे, इस साइन के अंदर पहुँचे, अब भूल जाओ इसको, इस फंक्शन को भूल जाओ। अगला कंपोजिशन देखा अपन ने कि अगला मेन फंक्शन क्या है, अगला मेन फंक्शन है समथिंग का क्यूब। अब समथिंग का क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, अगला फंक्शन पकड़ लिया अब अपन ने समथिंग का क्यूब, समथिंग का क्यूब का डिफरेंशिएशन किया। तो क्या किया, 3 जो भी लिखा है पावर 3 माइनस 1, ठीक है, और जो भी लिखा है उसको लिख दो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ काम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे कुछ और भी फंक्शन था, तो अब उसका भी डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन करा। अब अगला फंक्शन पकड़ लिया अपन ने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये है अगला फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन लिखा, लेट्स से उसको लिख देते हैं नीले कलर से। तो उसका डिफरेंशिएशन लिखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ सेम क्वेश्चन को, कि क्या किया हमने, वी वेयर टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्यूब, ठीक है। तो भाई चलना शुरू किया। सबसे पहले हमें ऐसे बढ़े आगे, तो डिफरेंशिएशन करने जब आगे बढ़े तो सबसे पहले हमारे पास आया साइन का कुआ आया, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दिया हमने साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया कॉस, ठीक है। अब अंदर पहुंचे कुएं के, कॉस में जो भी है वो लिखा आ जाएगा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे 100% आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 3। अब आगे बढ़े, अब हमें नेक्स्ट फंक्शन क्या दिखा, नेक्स्ट फंक्शन दिखा समथिंग की पावर 3। तो जैसी समथिंग की पावर 3 दिखा, मतलब कि एक वो इस टाइप का फंक्शन दिख गया समथिंग की पावर 3, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 3 इंटू दैट समथिंग इंटू 2। तो अब
लिख दिया अगली चीज़ क्या लिख दी 3 दैट समथिंग की पावर 2, दैट समथिंग क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे वही लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये दूसरे का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब आगे बढ़े, अंदर पहुंचे, अब कौन सा दिया हुआ है फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का, अब ये तो प्लस के फॉर्म में, सब एडिशन के फॉर्म में, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिखा कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखा अब कुछ बचा है क्या, नहीं, अब तो एक्स बचा है बस, है ना। तो अब हाँ एक्स तक पहुंच गए हम, तो ये लिख दिया हमने आंसर। ये समझ में आ रहा है हम कैसे अनफोल्ड कर रहे हैं किसी फंक्शन को अगर ऐसे हाइब्रिड फॉर्म में दिया हुआ है तो। मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को सॉल्व करने की, ऐसा कुछ फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे पास कि इस फॉर्म का फंक्शन बन गया, लेकिन जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए कि अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब एक तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन बताता हूँ। जैसे हमने, अच्छा ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, ये जनरल नॉलेज वाली बात है, ये सबको पता होना चाहिए साइंस के सारे स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज में तुम्हें बता रहा हूँ। जनरल नॉलेज मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले टाइप का फंक्शन दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ऐसे लिखा हुआ, मान लो सपोज a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, और चलते चलते वो पहुंच रहा है a टू द पावर an 8x टू द पावर n। तो जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल एक फंक्शन लिख दिया मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई भी जनरल टर्म का पॉलिनोमियल अपन ऐसे लिखते हैं, मतलब एक्स की पावर एन कुछ भी चढ़ी हुई हो, जैसे अगर क्यूब चढ़ी हुई है हाईएस्ट डिग्री 3 है तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो ये पूरे सबको पता है, ये दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे लिखा हुआ है 7x प्लस 5, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, ऐसे लिखा हुआ। हाईएस्ट डिग्री देखनी रहती है ना। अब ऐसा मत बोलना 3 है यहाँ पे तो ये क्यूबिक हो गया, या x की पावर 1 भी है ये तो लीनियर होगा, हाईएस्ट देखनी है अपन को। तो हाईएस्ट डिग्री 4 है, मतलब ये कौन सा होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे डिग्री 4 तक अपन नाम भी उनके स्पेसिफिक बता सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा लिखा हुआ मान लो सपोज एक्स की पावर 36 प्लस एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 27 प्लस 108 एक्स प्लस 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। तो इसका कुछ नाम नहीं है स्पेशल, बट दिख रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर 36 है, तो दिस कैन बी रिटन एज पॉलिनोमियल विथ डिग्री 36। ठीक है, कुल मिला के अगर x की पावर कुछ भी चढ़ा हुआ हो, है ना, x की पावर कुछ भी चढ़ा हुआ हो, तो दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये बस अपन जानना चाहते हैं। तो जो अपन ने वो फॉर्मूला देखा अभी, डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, वो ही फॉर्मूला देखा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कुछ x की पावर n डी बाई डी एक्स, तो उसको लिख देंगे अपन n x की पावर n माइनस 1। तो ये हमने क्या देखा, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन देखा। ठीक है, तो पूरे मैथमेटिकल वर्ल्ड में अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो हम कहते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है,
पहला तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे कुछ इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जहाँ पर ये वाला फंक्शन हाइब्रिड फंक्शन हो गया है। किस वजह से? क्योंकि हमने टेन का स्क्वायर कर दिया है, पावर चढ़ा दी है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब पावर चढ़ती है जहाँ पे भी पावर चढ़ती है वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाता है। तो मतलब कि दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री तो तुम एकदम पढ़ते हुए आ रहे हो, तुम्हें पता ही है सारी चीज़ें कि टेन थीटा कोसेक थीटा इनके इन्वॉल्व करके कुछ भी लिख सकते हैं अपन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब कुछ नया बताता हूँ मैं तुम्हें। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या खास बात है? जैसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे लिखते थे, कुछ वेरिएबल है उसकी पावर n चढ़ा दिया। n एक कांस्टेंट नंबर होता था, जैसे x n हो सकता है 35, n हो सकता है 27, तो n इज कांस्टेंट। लेकिन इसका उल्टा मैकेनिज्म कर दिया जाए कि कांस्टेंट नंबर है उसकी पावर x चढ़ा दिया जाए, तो वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 7 टू द पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 8 की पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कांस्टेंट नंबर की पावर में x चढ़ाया है ना। पॉलिनोमियल में क्या होता था? पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता था और उसकी पावर कुछ कांस्टेंट होती थी। दिस वाज पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर होता है और उसकी पावर में वेरिएबल होता है ना। 7 की पावर x, 8 की पावर x, पाई की पावर x। पाई की पावर x को कैसा मतलब लिख सकते हैं? 3.14 की पावर x। ठीक है, ऐसे जैसे पाई एक बहुत फेमस इरेशनल नंबर है, जस्ट लाइक दैट एक नया नंबर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। दैट इज a very famous irrational number, a very famous irrational number। जैसे just like pi, just like pi, जैसे पाई की वैल्यू करीब करीब कितनी होती थी? 3.14। वैसे ई की वैल्यू करीब करीब होती है 2.71। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ें लिखते जाओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 8 टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पाई टू द पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वैसे ई की पावर एक्स भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का फंक्शन होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस, ऐसे लॉगरिदमिक फंक्शन भी होता है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं लॉग एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बेस रहता है, वो 5 हो सकता है या वो 10 हो सकता है या वो पाई हो सकता है या वो ई हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द फंक्शन, बेस ऑफ द
logarithm, and this is called argument of the logarithm. ये लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग से लिख देते हैं ना, लॉग. अब इनकी कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अभी अपन देखेंगे. लॉगरिथम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस अब ये जनरल नॉलेज के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रहे हैं. ठीक है, एक और बता देता हूँ, एक और टाइप के फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फिफ्थ लिखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जैसे इसका ये तुम समझ जाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है मैंने, tan 30 डिग्री इज 1/√3. ठीक है, तो अगर कोई पूछे बताओ tan इनवर्स 1/√3, तो इसका मतलब होगा ये हमसे एंगल पूछ रहा है. दिस इज एंगल एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो tan इनवर्स 1/√3 इज 30 डिग्री, है ना. tan इनवर्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने 1/√3 का इन्वर्स कर दिया. √3 नहीं होगा ये, दिस इज नॉट √3. tan इनवर्स 1/√3 इज एन एंगल, है ना. जैसे अगर तुमसे पूछा जाए, मान लो सपोज किसी को समझ में आएगा तो ये बता पाएगा. आमोक तुम बताओ कि साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री होगा, कितना एंगल होगा साइन इनवर्स 1/2. सर cos 30. cos 30 नहीं, साइन इनवर्स 1/2. मतलब कि इसका मतलब ये है कि साइन थीटा हम क्या रखें कि 1/2 आ जाए, है ना. तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री, क्योंकि जब 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री. है ना, 30. जब साइन 30 डिग्री रखेंगे तब हमारे पास 1/2 आएगा. ठीक है, जैसे नेक्स्ट बताओ, tan इनवर्स 1 क्या होगा. 45. ये होगा 45. So, tan इनवर्स 45 √3 क्या डिग्री. होगा. हर्षिता तो है नहीं. नंदिनी, 60. Yes, sir. tan इनवर्स √3 कैसे लिखेंगे हम, 60. 60 degree. है ना. क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री रखेंगे तब √3 वैल्यू निकल के आएगी, है ना. जैसे बोल दिया जाए, बताओ कोसेक इनवर्स सी, आप तुम्हें बताना कोसेक इनवर्स 2 कैसे लिखेंगे हम. कोसेक इनवर्स 2 कितना डिग्री एंगल होगा. सर 30 डिग्री. 30 डिग्री. क्यों, क्योंकि कितने, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 आएगी. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नथिंग बट, वहाँ पे हम इनवर्स ले लेते हैं वैल्यू का, तो वो एंगल निकल के आ जाता है. तो जैसे अगर इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखें कि tan इनवर्स, जैसे tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता था. tan थीटा रिप्रेजेंट करता था एक रेशो, एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू. तो जैसे अगर लिखा जाए कि tan थीटा represents a numerical ratio, वैसे ही tan इनवर्स x represents an angle. ठीक है, tan इनवर्स x चाहे sin इनवर्स x, चाहे कुछ भी इनवर्स ले लो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, वो रिप्रेजेंट करता है एक एंगल. ठीक है, तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे हमारे पास पूरे मैथमेटिक्स के पिटारे में इतने फंक्शंस होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, अच्छा, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम एक और नाम से जानते हैं इसे. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्जेब्रिक फंक्शन. नहीं सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शंस को एल्जेब्रिक फंक्शंस के रूप में जानते हैं.
ये लिखा है. Polynomial functions are also called algebraic function. ठीक है, तो इसको, इन सभी टाइप के फंक्शंस का नाम याद रखने के लिए हम एक जिंगल लिख लेते हैं. iLate मतलब I is for inverse trigonometric functions, L for logarithm, A for algebraic or polynomial, T for trigonometric and E for exponential. ठीक है, तो ये याद, अगर iLate ये वर्ड हमने याद रख लिया तो हमें सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे कि 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स में, और कुछ भी फंक्शंस इनको मिला जुला के ही बनते हैं. ठीक है, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व. एक क्वेश्चन लिखा हमने यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व. अमोघ, समझ में आ रहा है ये? टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व. तो जैसे सपोज ऐसे लिखा हुआ है, साइन ऑफ 3x² + 5. तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया साइन वाला फंक्शन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो इसका आंसर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन घुसा हुआ है. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो यार ऐसे लिखा हुआ मान लो सपोज, तो मतलब आंसर क्या होगा इसका? 2 टाइप ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पॉलिनोमियल. अमोघ, कहाँ गए तुम? हूँ सर, यही हूँ. अच्छा, ठीक है. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे ऐसे लिखा हुआ है, साइन ऑफ e⁻x. तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन घुसा हुआ है. ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन घुसा हुआ है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने. अच्छा, एक और कुछ कंपोजिशन बनाते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ, मान लो सपोज e⁻ साइन x² + 5 + 7. ठीक है, तो अब आइडेंटिफाई करना शुरू करो. सबसे पहले क्या, e⁻ समथिंग लिखा हुआ है. e⁻ समथिंग मतलब कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. फिर उसकी पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है साइन, तो मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फिर लिख दिया वो पॉलिनोमियल फंक्शन. तो यहाँ पे कितने फंक्शन हो गए? 1 2 3. 3 का कंपोजिशन है यहाँ पे. समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो सपोज ऐसा लिख दिया, लॉग साइन e⁻ x² + 5. ठीक है, साइन का आर्गुमेंट है e⁻ x² + 5 और लॉग का आर्गुमेंट है साइन ऑफ समथिंग. तो अब देखना शुरू किए कि कौन कौन से फंक्शन है. सबसे पहले ये दिया हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन. तो पहले टाइप का फंक्शन हो गया लॉगरिथम. उसके अंदर क्या घुसा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. उसके अंदर क्या घुसा हुआ है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. उसके अंदर क्या घुसा हुआ है? e⁻ समथिंग, और वो पॉलिनोमियल है, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, 1 2 3. तो कितने टाइप के फंक्शन होगा यहाँ पे? 1 2 3
4। तो ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया हमने। तो ये सब हमें आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो फिर हम बहुत इजीली कर पाएंगे जो चेन रूल हम लगा रहे थे ऊपर। तो ये एग्जांपल नोट कर लो। ठीक है, अब इन टाइप के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन लिखना शुरू करते हैं। वापस आ जाते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास अगर कांस्टेंट कुछ है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन है x की पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो वो होता है cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x वो होता है साइन माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं। बाकी जो 3 बचे वो भी लिख लेते हैं। साइन कॉस टेन हो गया, इनके इनवर्स बचे कोसेक, सेक और कॉट। तो लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x and d by dx of cot x। इनके हमें फॉर्मूलेज लिखने हैं। ठीक है, तो d by dx of cosec x होता है माइनस cosec x cot x। तो दिस इज माइनस cosec x cot x। ये जो 3 लिख रहे हैं अपन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 वाले हैं, जो 1 2 3। तो बस अपन इसको लिख लेते हैं। कोसेक एक्स का क्या है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स का है सेक एक्स टेन एक्स। और तीसरा बचा कॉट एक्स। कॉट एक्स का है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले भी हमने अपने वोकेबुलरी में जोड़ लिए कि ये 3 फॉर्मूले भी हमें याद हो गए। अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल पे। एक्सपोनेंशियल में बहुत इजी फॉर्मूला है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन वही क्या वही होता है। ई की पावर एक्स इज नथिंग बट ई की पावर एक्स। ठीक है, ऐसे इस पे मैथमेटिकल मीम्स बनते हैं इंस्टाग्राम पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स लिखा तो उसका कोई ऑपरेटर कुछ नहीं कर पाया और उसका वही का वही आ गया। वो ऑपरेटर्स कैन नॉट डू, डिफरेंशियल ऑपरेटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ डी ई की पावर एक्स, वही का वही है। बहुत फेमस है ये। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं इनके इन्वॉल्वमेंट पे। एग्जांपल, evaluate differentiation of d by dx of 2x plus 3 की पावर 6। ठीक है, तो अब क्या क्या करें इसमें, तो शुरू हो जाओ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समथिंग की पावर 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। 6 दैट समथिंग 2x प्लस 3 और यहाँ पे 6 माइनस 1 यानी कि 5। और उसके बाद जो अंदर लिखी हुई चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन। 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया ये, 2 इंटू 6 12, 2x प्लस 3 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद ऐसा दिया हुआ, मान लो सपोज e की पावर 5x प्लस 2। e की पावर 5x प्लस 2। ठीक है, तो एक हाइब्रिड फंक्शन है, 2 टाइप के फंक्शंस हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले शुरू हो जाओ, हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, e की पावर समथिंग। e की पावर समथिंग का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर समथिंग
तो e की पावर समथिंग लिख दी यहाँ पे 5x + 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय वो समथिंग का भी डिफ्रेंसिएशन, 5x + 2 का डिफ्रेंसिएशन 5, तो आंसर क्या हो गया 5 e की पावर 5x + 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सर हाँ नवीन। सर हाँ नवीन, सर मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों है? क्योंकि पहले हमने क्या इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन किया, e की पावर समथिंग का डिफ्रेंसिएशन e की पावर समथिंग, और फिर मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना चाहते थे हम, यहाँ पे लिखना चाहते थे d/dx ऑफ दैट समथिंग। दैट समथिंग इज 5x + 2। अब 5x + 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5x का डिफ्रेंसिएशन 5, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 5 + 0 5 बचा, इसलिए यहाँ पे 5 आया। ठीक है, ओके सर। अब ऐसे दिया हुआ मान लो सपोज e की पावर sin x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। e की पावर sin x का डिफ्रेंसिएशन शुरू हो गया करना। सबसे पहले e की पावर समथिंग विल रिमेन e की पावर समथिंग, बट एक और हाइब्रिड फंक्शन है इसके अंदर, मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन भी आएगा, मतलब d/dx ऑफ sin x, और sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, तो इस चीज़ का आंसर हो गया e की पावर x इंटू cos x, है ना। दोनों मल्टीप्लाइड में है ना, पावर में मल्टीप्लाई नहीं किया, ये अलग अलग मल्टीप्लाइड, ये आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है d/dx ऑफ 1/4x + 5। ठीक है, तो इसको देखा कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, इसको देखा दिस इज़ नथिंग बट d/dx ऑफ, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाने की कोशिश की, तो दिस इज़ 4x + 5 की पावर -1, है ना। अब इसको सॉल्व किया, -1 को इधर लेके आ गए, -1, 4x + 5 की पावर -2, ये तो हो गया सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन। अब सेकंड जो अंदर घुसा हुआ है उस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन, 4x + 5 का डिफ्रेंसिएशन 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनल -4, 4x + 5 की पावर -2, या दूसरे टर्म्स में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4, 4x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दो रूल्स पढ़ लेते हैं। एक होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखना इसको कि मान लो दो फंक्शंस हैं अलग अलग टाइप के, कंपोजिशन के फॉर्म में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब ऐसे लिखा हुआ है f मल्टीप्लाइड बाय g, f ऑफ g नहीं लिखा हुआ है ना, कंपोजिशन में नहीं है, मल्टीप्लाइड में। जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलली एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, f है अपना फंक्शन x और g है अपना फंक्शन sin x, ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं एक दूसरे से, इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है। ठीक है, d/dx ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय g। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, रटना है पहले तो तरीका कि पहले का डिफ्रेंसिएशन कर दो, दूसरा एज इट इज़ रख दो, दूसरा एज इट इज़ पहले का डिफ्रेंसिएशन df/dx, प्लस पहला एज इट इज़ रख दो, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर दो f इंटू dg/dx। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल होता है कि पहला, तो जैसे ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या है, x इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, d/dx ऑफ x इंटू साइन एक्स। तो सॉल्व करना शुरू किया, सबसे पहले पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर दो पहले टर्म में, ये लो भाई पहले का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो df/dx इसका डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन इज 1, दूसरा फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई करके रख दो उसके साथ, तो ये लो sin x, फिर लगाओ प्लस, फिर f एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, तो यहाँ पे रख दो x, dg/dx मतलब कि दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos, तो cos x, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, d/dx ऑफ x इंटू साइन एक्स इज नथिंग बट sin x प्लस x cos x,
ये हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट रूल, है ना। एक दो एग्जांपल और देखेंगे तो कॉन्क्रीट हो जाएगा। ऐसे दिया हुआ मान लो सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, दो फंक्शंस अलग अलग टाइप के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, तो इसका आंसर लिखते हैं डायरेक्ट। बी विथ मी। सबसे पहले क्या, सबसे पहले दूसरा फंक्शन एज इट इज़, तो ये लिख दिया एज इट इज़। फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। फिर प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़, पहला फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन ई की साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये ऑपरेशन समझ में आया, प्रोडक्ट रूल, किस किस को नहीं आया, सबको आ गया, इतने फोकस से सुन रहे हो सब लोग, मुझे लगा सो गए हो गए अभी नहीं तक। सर, बिल्कुल नहीं आया। हम्म। नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भाई बाउंसर हो गया। हाँ अब किसको समझ में आया, चलो अदर वे राउंड, किसको समझ में आया, केवल अगला सर मुझे क्वेश्चन। समझ आया। सर प्रोडक्ट वाला आ गया सर। सर मेरे को मुझे भी आ गया सर। ठीक है, तो एक बार चलो गुड इनफ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अक्षर ध्यान से देखो कि जैसे क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। ठीक है, तो क्या रूल है, पहले सेकंड को रख दो एज इट इज बिना डिफरेंशिएट किए और पहले को कर दो डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को रख दो डिफरेंशिएट करके और पहला रख दो एज इट इज, बस इतना सा रूल है। अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे अपन ने देखा कि ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, ये मल्टीप्लाइड में, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो बस करना शुरू हो गए। पहले क्या करना है, पहले दूसरा फंक्शन जो है उसको एज इट इज रख दो, ये लो रख दिया, और पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, ठीक है, पहला पार्ट खत्म। फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या, साइन एक्स का कॉस एक्स, और पहला एज इट इज, पहला एज इट इज तो ई की पावर एक्स, तो फाइनली आंसर क्या है, ये आंसर हो गया। ये समझ में आया। एक दो एग्जांपल Yes, और sir. एक दो एग्जांपल और करेंगे तो फ्लो बनेगा, ऐसे मतलब ऐसे समझ में नहीं आता, जब एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएगा। तो लो अब इसमें दिमाग लगाओ बस, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, x के अंदर नहीं है, ये अलग है, मल्टीप्लाइड 10x अलग है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 अलग है। तो अपन ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये फंक्शन है पहला और ये दूसरा फंक्शन है, इसमें हमको क्या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा एज इट इज तो दूसरा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 0, तो 2x ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय पहला एज इट इज, पहला 10x, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये हो गया अपना। तो दिस इज नथिंग बट मतलब आंसर ही लिखा है वो, अब उससे ज़्यादा उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज आवर आंसर, ये समझ में आया, दिस इज प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है तो अब क्वोशंट रूल भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखो क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब कि दो टाइप के फंक्शंस हैं हमारे पास और वो डिवीजन में दिए हुए हैं। ऐसे एक फंक्शन है u और डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन है v, हमें इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब प्लस नहीं आता, यहाँ माइनस आता है, माइनस पहले एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स होल अपॉन में जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है,
इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन। तो हमने क्या किया, हमने किया दूसरा फंक्शन लिखा एज इट इज़ और पहले का कर दिया डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, माइनस पहला लिखा एज इट इज़, दूसरे का कर दिया डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा, डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन जो है उसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा क्वोशंट रूल। जैसे प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल को भी यहाँ पे मैं वन और टू वाले फॉर्म में लिख देता हूँ, तो जब इजी रहेगा हमको याद रखना। नीले कलर से लिख देता हूँ। जैसे क्या था हमारे पास, पहला मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन है, उसका हमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज़, ठीक है, प्लस फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज़, बस इतना करना है। इसमें अपॉन अपॉन कुछ नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, क्वोशंट रूल में अपॉन भी है। अपॉन में क्या है, दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो सपोज हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, तो एक्स बाय साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो अब सबसे पहले आइडेंटिफाई किया पहला फंक्शन क्या है, ऊपर जो है वो है पहला फंक्शन। कभी ऐसा मत बोलना कि साइन एक्स दूसरा फंक्शन, साइन एक्स पहला नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स दूसरा होगा, क्योंकि वो नीचे है, नीचे वाला फंक्शन दूसरा होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया, क्या करना है, सबसे पहले पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, दूसरा एज इट इज़, दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स एज इट इज़, माइनस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन क्या है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, पहला एज इट इज़ तो एक्स एज इट इज़, अपॉन दूसरा के फंक्शन का स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लिया, ऐसे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहला आइडेंटिफाई किया कि पहला फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सॉल्व करना शुरू किया, पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा एज इट इज़, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज़, माइनस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या है 2x, पहला एज इट इज़, पहला ई की पावर एक्स एज इट इज़, अपॉन सेकेंड का कंप्लीट स्क्वायर, तो सेकेंड लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है सेकेंड, और उसका भी स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इसमें। तो क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं इसमें, ई की पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स, यहाँ से कॉमन आया एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ से कॉमन आया -2x, तो -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्लास को करते हैं ख़त्म, और तुम्हारी 3 बजे केमिस्ट्री की क्लास है। कल मुझे पता नहीं था, शायद मुझे लगा मैथ्स की क्लास है, लेकिन वो केमिस्ट्री की क्लास है। अच्छा, मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा इसका, जो अपन अभी जो भी रूल्स वगैरह सीखे हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए, उसका मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें, वो तुम्हें सॉल्व करना है। लास्ट क्लास वाला होमवर्क जो मैंने DPP 1 दी थी, वो कितने लोगों ने सॉल्व की, अमोक सॉल्व की, टाइम मिल पाया? सर मैंने की सर। सर आदि आधी सॉल्व की, ठीक है। नंदिनी, नमन, सर की है। सिया, यस सर करिए। और अपना टाइटन, टाइटन मतलब कुणाल, सर आदि करिए। अच्छा
उसको कंप्लीट करना और पोस्ट करना, मतलब जो भी तुम्हारे डाउट्स उठे तो वो पोस्ट कर देना, मैं वहीं के वहीं आंसर दूंगा, या तुम आपस में ही आंसर दे लेना एक दूसरे को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, और मैं और भी सप्लाई करूंगा आज तुम्हें, तो उसको तुम सॉल्व करना। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी, बहुत जल्द होगी, वो उसका टाइम टेबल मैं तुम्हें भेज दूंगा आज ही, ठीक है। तो उससे पहले तुम ये सॉल्व करना, और अब गियर अप करो नेक्स्ट क्लास के लिए, खाना पीना खाओ। बाय बाय एवरीवन।